हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश एक बार फिर से आपका सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज टीचर्स डे है और मैं आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के लिए एक छोटी सी भेंट क्लास के रूप में मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। जी हाँ, जियोग्राफी आज आप मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे, आज आप मेरे साथ मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जियोग्राफी की क्लासेस कुछ दिनों में जरूर उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी वो हो जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में, जितने एग्जाम हैं वनडे और जीएस के जो पेपर आते हैं उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आना ही है। हर एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न आता है। जैसे पिछले क्लासेस में आपको सौरभ सर ने प्रेसिडेंट के बारे में सब जिक्र किया था। प्रेसिडेंट के हर एक आर्टिकल्स को, हर एक पहलू को आपके साथ रखा, साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाएं उस वीडियो को देखें। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग सिलेक्टेड चीज़ आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी रिसेंट में आने वाले हैं, तो बहुत सारे सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम 90-95% चांसेस हैं कि एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर, बढ़िया कंसेप्ट नहीं होने की वजह से क्वेश्चंस गलत भी कर जाते हैं। तो उसी के सिलसिले में, उसी के साथ आज मैं आपके साथ मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, और इंग्लिश में उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हर एक भारतीय नागरिक को प्रदत्त है। किसके द्वारा? संविधान, यानी संविधान निर्माणकर्ताओं ने इस बात को भलीभांति समझ रखा था और ध्यान से कि हर एक भारतीय नागरिक को उनके जो मूल अधिकार हैं उसको किस तरह से सुरक्षित, संरक्षित रखा जा सकता है, और हर एक भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार एकदम उनको मिलने चाहिए, होना ही चाहिए। तो यही कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो संविधान ने हर एक भारतीय नागरिक को वो अधिकार दिए हैं। यानी संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो हर एक भारतीय नागरिक को मिला हुआ है उसको हम लोग मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इट मीन्स दैट संविधान में लिखे गए हैं। और कौन कौन से हैं, संविधान के किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, तो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में टोटल आपको अभी के वर्तमान परिदृश्य में 6 हैं। यानी पहले 7 था, कुछ ज्यादा था तो 7 था। जी हाँ, पहले 7 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स थे, जो जिनकी संख्या अभी के डेट में सिर्फ 6 रह गई है। ठीक है। और 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था। 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन, इसको 44वें संविधान संशोधन जो कब हुए थे? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन कब हुए थे? 1978 में। ये इसको संविधान मतलब संपत्ति का अधिकार जो संविधान संशोधन 44वें के तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार की सूची में ला दिया गया, कानूनी अधिकार बोल दिया गया। अब यहां पर छोटा सा एक प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको दिए गए हैं, ये आपका मूल अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। और कानूनी अधिकार यानी कानूनन आपको वो दिया जा रहा था। हो सकता है कि किसी स्थिति परिस्थिति, किसी विकट परिस्थिति में वो आपसे छीन लिया जाए, वो आपसे उसका मतलब कोर्ट को वो अधिकार है कि वो कोर्ट बताएगा कि हाँ इस संपत्ति पर आपका अधिकार है या नहीं है, इस तरह की बात थी। और इसका जो आर्टिकल था बाद में जब इसको यहां से हटा दिया गया तो ये 300A था, 300A था। यानी संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में 7वें नंबर पे था, संपत्ति का अधिकार जिसको 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1978 यानी 1978 में। और उसको वहां से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। और अभी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A यानी 300A है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार जो पहला मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में, और ये भाग 3 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो पहला जो है वो है समानता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब कि सभी लोग जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सब एक समान है, किसी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17 और 18। जो 14 से लेकर 18 तक क्या है भाई? तो एक समानता, एक रूपता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता दूसरे नंबर पे जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। और ये आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई सब लोग स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो उनको हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं उसको बाद में हम लोग, भाई किस किस चीज की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। तो ये राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 यानी 19, 20, 21 और 22। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। शोषण यानी अगर आपका कोई कार्य करने में इच्छा नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है कि हम वो काम करें, और कोई आपसे जबरदस्ती वो काम करा रहा है, जबरदस्ती, आपकी इच्छा नहीं है और जबरदस्ती वो काम करा रहा है। आपने उसको 500 रुपए पे आप गए हैं काम करने के लिए और आपको 300 डिलिवरी एकदम मतलब 300 रुपए ही दे रहा है, 200 रुपए ही दे रहा है। मतलब कि आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा के विपरीत कोई अगर आपसे कार्य करा रहा है तो उसको शोषण कहा जाता है। तो शोषण के विरुद्ध यानी कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, वो अधिकार हमें संविधान में दिया है और उसके लिए आर्टिकल 23 और 24 में उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। हर एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, हर एक व्यक्ति
धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। वो इस मामले में स्वतंत्र है कि किस धर्म को वो मानेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो संविधान में वर्णन है आर्टिकल, वो है 25, 26, 27, 28। यानी 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25, 26, 27, 28, यानी एक शब्द में कहेंगे 25 से 28। इसमें 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, किस किस चीज की धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। जो 5वां नंबर पर है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा या शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक, कल्चरल, इंग्लिश में बोला जाता है कल्चरल, एंड शिक्षा या शैक्षणिक, एजुकेशनल। ये राइट्स जो मिला हुआ है हर एक व्यक्ति, जैसे आपका अपना कल्चर है तो उस कल्चर को आप कैसे संरक्षित रखेंगे, उस कल्चर को संरक्षित रखने के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आर्टिकल 29 और 30 से पता चलता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय नागरिक को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 29 और 30 के तहत, ठीक है। लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस आर्टिकल से मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। इस आर्टिकल के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने सोल और हार्ट कह सकते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यानी जो 32 है वो संविधान की आत्मा है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? बी आर अंबेडकर। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप आर्टिकल 32 नहीं लिखेंगे। सीधा सीधा अगर स्ट्रेट प्रश्न है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप आर्टिकल 32 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बी आर अंबेडकर ने बोला था कि सोल और हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32, बट लेकिन संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कही जाती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। और लेकिन जैसे ही प्रश्न में ये जिक्र होगा कि बी आर अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, तब आपका जवाब वहां होगा आर्टिकल 32, ठीक है। अगर बी आर अंबेडकर का प्रश्न में जिक्र है, तब आपका उत्तर आर्टिकल 32 होगा। अगर जिक्र नहीं है, सिर्फ पूछता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो आंसर आप डेफिनेटली प्रेम्बल मारेंगे, प्रेम्बल लिखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये लिया कहां गया था? अच्छा चलिए पहले बताता हूं मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ये ब्रिटेन से रिलेटेड है।
मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से रिलेटेड है। उस संदर्भ में उस समय क्या किया गया था, उससे बहुत पहले जो वहां मजदूर थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। इसी वजह से इसी संदर्भ में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो वहां अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन में, उसको उस पूरे चीज को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो यहां भी अधिकार दिए गए थे, तो क्या हम लोग मजदूर हैं? ध्यान देने वाली बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इसीलिए यहां पर मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा किससे संबंधित है? ब्रिटेन से, ठीक है। और ये लिया कहां से गया था, किस देश से ये पूरी बात को हमारे संविधान में जोड़ा गया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए से फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में लेकर जोड़ा गया था, ठीक है। तो लिया गया था ये पूरा भाव यूएसए से, मैग्ना कार्टा कहा जाता है ब्रिटेन की वजह से, ठीक है। आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न, अभी मैंने बताया नहीं है, पढ़ाया भी नहीं है, रीट से संबंधित प्रश्न है। रीट से हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको रीट और इन पूरे फंडामेंटल राइट्स का फुल एक्सप्लेनेशन आर्टिकल सहित उपलब्ध कराऊंगा। तब तक से अगर आपने प्रेसिडेंट का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, फिर मौलिक अधिकार वाले वीडियो को देखें। और कुछ भी अगर आपके पास डाउट है किसी भी तरह का, किसी भी सेक्शन से, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में रखेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।